नमस्कार, मैं श्रीमती शोभा माहेश्वर, असिस्टेंट प्रोफेसर HOD इन होम साइंस, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज मैं BA पार्ट 2 की छात्राओं के लिए पेपर 2 गृह विज्ञान में यूनिट 2 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में एक अध्याय पुष्प व्यवस्था पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मानव स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी रहा है। फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झील, झरने, पर्वतों की ऊंची चोटियां उसे सदैव लुभाती हैं। आदिकाल से ही मानव अपने अंगों को वृक्षों के पत्तों से ढका करता था और आज भी वो पुष्प प्रेम से अपने को प्रदर्शित करता है। जैसे हम आदिवासी महिलाओं को देखें तो आदिवासी महिलाएं अपने गहनों के स्थान पर फूलों के गहनों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कानों के कर्णफूल, हार, पायल, कमर की कमरधनिया, या आदिवासी लोग उसको तंदोरा कहते थे। और फूल जो है हर को लुभाता है, हर एक व्यक्ति इसको पसंद करता है और सबसे ज्यादा ये फूल जो है हर जगह उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे ईश्वर की आराधना हो या किसी की तबीयत खराब होती है, जब हमसे देखने जाते हैं तो गैटवेल सून के साथ हम एक फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते हैं, या फिर मृत्यु के संस्कार या विवाह की विधियां, सभी जगह फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी पुष्प विन्यास का अर्थ। पुष्प विन्यास एक कला है। इसका मुख्य उद्देश्य वातावरण को सजीव, आकर्षक, लुभावना, सुंदर, मनोहारी एवं सुगंधित बनाना है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पुष्प विन्यास से आशय विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों, कलियों, टहनियों और फूलदान को कला के तत्व के माध्यम से जब एक सृजन किया जाता है या एक विन्यास किया जाता है, उस समय उसके आकर्षण और उसके गुण में वृद्धि हो जाती है। इसे हम पुष्प विन्यास कहते हैं। अब बारी आती है इतिहास की। तो मैं आपको बताऊं कि पुष्प विन्यास पर अगर हम दृष्टि डालें तो पुष्प विन्यास का इतिहास बहुत पुराना है। आपने अभी जो महाभारत रामायण चल रही है उसमें भी देखा होगा कि राजा महाराजाओं के राज्यसभा में भी फूलों की व्यवस्था की जाती थी। बड़े बड़े पात्र होते थे जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की व्यवस्था करके सामूहिक पुष्प व्यवस्था की जाती थी। असल में पुष्प व्यवस्था जो है वो जापानियों का एक सृजन है। उन्होंने इसको बनाया सबसे पहले, और उनके जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के लिए फूलों का इस्तेमाल करते थे। बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को बताते थे कि किस तरीके से फूलों के माध्यम से हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं। शुरू में फूलों को अपने इष्ट देव के सीधे चरणों पर समर्पित कर देते थे। धीरे धीरे जैसे जापानियों ने स्कूल शिक्षा में पुष्प व्यवस्था को एक विषय के रूप में रखा और इसको ख्याति प्रदान की, इसी तरीके से बढ़ते हुए आज भारत में भी पुष्प व्यवस्था देखी जाती है। और हमारे जैसा कि आपको पता ही है कि आप भी अपने BA द्वितीय वर्ष के एक अध्याय में पुष्प व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, और इस पढ़ाई के दौरान पुष्प व्यवस्था जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती चली गई और आज हम इसको काफी आकर्षण के साथ देख रहे हैं और सारे लोग इसको पसंद करते हैं। शुरू में फूलों को तोड़कर यूं ही इष्ट देव के चरणों पर समर्पित कर दिया जाता था। धीरे धीरे उनके मालाएं बनने लगी, उनके बंच बनने लगे और विभिन्न प्रकार के कलाओं के संयोजन से उसको एक नया स्वरूप मिला। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुष्प का मानव जीवन में क्या उपयोग है। फूल वातावरण को उल्लासित करते हैं। फूल मन को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। ये वातावरण को सजीव, आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। आप सभी को मालूम है कि पेड़ पौधों के माध्यम से हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कुछ फूलों से शरबत, इत्र, रंग और गुलाब जल बनाए जाते हैं और कुछ फूल हमारे मेडिसिन के रूप में भी उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ फूल में आप देखेंगे कि चाहे हम कष्ट में रहें, चाहे हम दुख में रहें या हम हंसी
में रहें, खुश रहें, हर जगह हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पुष्प सज्जा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर डेकोरेशन। पुष्प व्यक्ति को सुंदर, हंसमुख, खुश और स्वस्थ बनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जब हम फूलों के द्वारा अपने गहनों को बनाते हैं और पहनते हैं, हमारे यहाँ कई ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिसमें कि फूलों के गहनों का इस्तेमाल किया जाता है और वो काफी सुंदरता को बढ़ाते हैं। पुष्प को देखकर हम काफी खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं। पुष्प विन्यास से घर की जो सज्जा की जाती है उसमें एक जीवंतता आती है, एक लाइफ लगती है और एक बहुत खूबसूरती सी उभरती है। पुष्प विन्यास के द्वारा आंतरिक सज्जा की जाती है, चाहे किसी भी प्रकार के अवसर हो, हम अपने घर की इंटीरियर डेकोरेशन फूलों के माध्यम से भी कर सकते हैं। फूल से हमारी बोरियत, हमारी निराशा, हमारा दुख जो है वो दूर होता है और फूल से जीवन में नई आशा और उल्लास का संचार होता है। फूलों का खिलना, मुरझाना, झड़ना जीवन की क्षण भंगुरता को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आएगा पुष्प सज्जा के नियम। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें यदि हम नियमों का पालन करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसी तरीके से पुष्प व्यवस्था में भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम आता है स्थान का नियम। स्थान का नियम यानी पुष्प विन्यास करते समय स्थान के नियम को ध्यान रखना जरूरी है। जब आप फूल, पत्तियां, टहनियां जो पुष्प विन्यास में इस्तेमाल करेंगी, उन्हें अलग अलग हर फूल, पत्तियों और टहनियों को स्थान देने की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्थान का नियम बोलते हैं। दूसरा आता है सरलता का नियम। सरलता का विकास का बोध होता है और इसमें हम ये देखते हैं कि प्रकृति में भी सभी जगह सरलता और सहजता होती है। अतः पुष्प विन्यास करते समय सरलता के नियम का पालन करना आवश्यक होता है। तीसरा नियम आता है पात्र का फूलदान के माप का नियम। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम पुष्प विन्यास करते हैं तो हमें एक पात्र की आवश्यकता होती है और उसी पात्र में हमारी पुष्प व्यवस्था व्यवस्थित की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से तरीके का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप पात्र का चयन करेंगे। नेक्स्ट आता है टहनी लगाने का नियम। पुष्प विन्यास में टहनी लगाने से पूर्व मस्तिष्क में आप संपूर्ण पुष्प व्यवस्था की एक कल्पना कर लीजिए कि आप किस प्रकार के पुष्प विन्यास को बनाना चाहती हैं। तब आप क्या कर सकेंगी, उसी के अनुसार टहनियों को उनकी जगह के अनुसार व्यवस्थित करेंगी। नेक्स्ट आता है टहनियां आपस में उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। जो भी टहनियां आप इस्तेमाल कर रही है, 3, 4, 5 जो भी इस्तेमाल कर रही है, वो आपस में उलझी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हर एक टहनी की जो अपनी इम्पोर्टेंस होती है वो दिखाई नहीं देगी। उसके बाद आता है कि जो नकली फूल होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्प व्यवस्था जीवंतता का उदाहरण होती है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट नियम आता है त्रिभुज रूप। जो भी पुष्प व्यवस्था आप कर रही हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि फूलों की व्यवस्था इस तरीके से की जाए कि फूल, पत्तियां, टहनियां, कलियां आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। जैसे अगर आप एक पुष्प व्यवस्था करते हैं तो उसमें सभी पुष्पों को अलग अलग स्थान देना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फर्स्ट जो हमारा नियम है स्थान का नियम, उसके अनुसार हम इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विवेक का उपयोग। विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल। जब भी आप पुष्प व्यवस्था करते हैं तो अपने मस्तिष्क को ध्यान में, मस्तिष्क से उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर मस्तिष्क से हम ध्यान से किसी भी प्रकार की पुष्प व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो अच्छी दिखाई नहीं देगी और सुंदर भी नहीं लगेगी और आकर्षक भी नहीं होगी। लास्ट पॉइंट आता है कि पुष्प व्यवस्था में हमको कुछ सहायक
उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे पिन होल्डर, एक ट्रांसपेरेंट टेप आता है हरे रंग का, जैसे आपकी टहनी छोटी हो जाती है उस टहनी को हम लंबा कर लेते हैं उसको लगा के, और फिर पात्र में जो आप पानी डाल रहे हैं वो, और दूसरे कई फ्लावर अरेंजमेंट में सीप मोतियों का उपयोग किया जाता है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो अदृश्य होनी चाहिए, तभी हमारी पुष्प व्यवस्था सही होगी। नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि पुष्प सज्जा करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान देना आवश्यक है। पुष्प सज्जा यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें फूलों का होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के पहले फूल तोड़ लें और सूर्यास्त के बाद आप फूल ना तोड़ें। जो भी फूल आप तोड़ के लाते हैं सबसे पहले उसको पानी भरी बाल्टी में उसको डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आप फूलों की जो टहनी तोड़ेंगी वो हाथ से नहीं तोड़ना है आपको, या तो कैंची से कट कीजिए या चाकू से काटिए। टहनियां हमेशा तिरछी काटनी चाहिए, जिससे उनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड नहीं होती और हमारा अरेंजमेंट काफी लंबे समय तक चलता है। एक अकेले फूल की अगर आप व्यवस्था कर रहे हैं तो उसमें विशिष्ट फूल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो काफी बच्चे भूल जाते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट तो कर देते हैं लेकिन पात्र में पानी नहीं डालते। तो पानी हमको डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पानी के फ्लावर अरेंजमेंट जो रहेगा वो जीवंतता के अंतर्गत नहीं आता है। पात्रों का चयन, जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो आपके मस्तिष्क में जो भी प्रकार है पुष्प विन्यास का, उसके हिसाब से आप पात्रों का चयन कर लेंगे। और टहनियां हमेशा लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम पेन होल्डर इस्तेमाल करते हैं वो पेन होल्डर में नीचे जाकर टहनी अटैच होती है, तो अगर छोटी हो जाएगी तो उससे, क्योंकि पात्र का जो चयन होता है और टहनी का जो चयन होता है वो दोनों का एक अनुपात होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमको पात्रों और फूलों के टहनियों का चयन करना है। पुष्प सज्जा को कभी भी जिस जगह पर आप कर रहे हैं वहां पर अंतिम रूप मत दीजिए। आप उस स्थान पर जाइए जहां पर कि आपको अरेंजमेंट करना है और वहीं पर जाकर आप उसको अंतिम रूप दीजिए। सबसे बड़ी बात कि जितने भी पुष्प आप पुष्प विन्यास में इस्तेमाल कर रही हैं वो विषम संख्या में होने चाहिए, जैसे 3, 5, 7 इस तरीके से। नेक्स्ट आएगा पुष्प विन्यास में कला के तत्वों का प्रयोग, यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट इन फ्लावर डेकोरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्प विन्यास एक कला है और इस कला में कला के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। पुष्प सज्जा करते समय कला के तत्वों में सबसे पहले रेखा एवं आकार को देखते हैं। पुष्प विन्यास करते समय कला के तत्वों में रेखा एवं आकार को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि संपूर्ण सज्जा में एकता का भाव दृष्टिगोचर हो सके। सेकेंड पॉइंट आता है बनावट या टेक्सचर, जिसको बोलते हैं। पुष्प विन्यास करते समय फूलदान और फूलों की बनावट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कोमल पत्तियां, कुछ कोमल फूल होते हैं, तो पात्र का चयन या उसकी बनावट भी फूलों और पत्तियों और टहनियों के आधार पर किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है रंग। कमरे के रंग एवं सजावट को ध्यान में रखते हुए फूलों का और फूलदान का रंग का चयन किया जाना चाहिए। फूलों के रंग कमरे के रंग से यदि मेल खाते हुए होते हैं तो कमरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यदि कमरा बहुत ही हल्के रंग से सजाया गया तो उसे चटक, यानी कमरे का जो कलर होता है, जो वॉल में कलर लगाया जाता है, अगर वो हल्के रंग का होता है तो हम फूलों को चटक रंग इस्तेमाल करके पुष्प व्यवस्था कर सकते हैं। पुष्प विन्यास करते समय हमें रंग योजना को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट आता है एक रंगीय योजना। एक रंगीय योजना अर्थात जो भी फूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ही शेड के और टिंट के होने चाहिए, और उससे क्या होता है कि फूलों में एक रूपता आती है और हमारा जो अरेंजमेंट है वो सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। या फिर आप मध्य में एक चटक कलर का फूल लगाइए और साइड में उसके ही चटक कलर के जो टिंट और शेड होते हैं वो लाइट कलर के, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा आता है समीपवर्तीय रंग योजना। इस प्रकार की रंग योजना में
पुष्प विन्यास करते समय रंगों के फूलों का जो चयन किया जाता है उसमें रंग चक्र के समीपवर्ती रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा आता है इसमें विपरीत रंग योजना। पुष्प विन्यास यदि विपरीत रंग योजना को ध्यान में रखकर की जाएगी तो और भी सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है, जैसे पीला बैगनी, लाल हरा, नारंगी नीला इत्यादि। फोर्थ आता है एक ही रंग की प्रधानता। पुष्प विन्यास में एक रंग का भी समावेश होता है, जैसे कि यदि पुष्प सज्जा में अगर आप लाल फूल ले रहे हैं तो लाल फूलों से ही पूरी व्यवस्था की जा सकती है। अगर पीले और नीले फूल ले रहे हैं तो वो एक ही रंग के उपयोग होने चाहिए। पुष्प विन्यास में कला के सिद्धांतों का प्रयोग। कला के तत्वों की भांति ही कला के सिद्धांतों का प्रयोग भी पुष्प विन्यास में किया जाता है। कला के सिद्धांतों के समावेश से पुष्प विन्यास में संपूर्णता और भव्यता आती है। पुष्प विन्यास के कला के मुख्य तत्वों का जो ये सिद्धांतों का हम जो उपयोग कर रहे हैं, जिसमें पहला आता है लय, या जिसको रिथम बोलते हैं। पुष्प व्यवस्था करते समय लय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लय का अर्थ होता है एक समान गति, अर्थात हमारी आंखें जिस स्थान से किसी वस्तु को देखती हैं तो हमारी आंखों में ब्रेक नहीं होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए और वापस उसी स्थान पर हमारी आंखें आनी चाहिए। लय से तात्पर्य उन रेखाओं, आकारों एवं रंगों की आवृत्ति से होता है। लय का प्रयोग फर्स्ट आता है वक्राकार लय। इस प्रकार की लय में आंखें एक स्थान से चलती हैं और संपूर्ण व्यवस्था से होकर गुजरती हैं। दूसरा विकिरण संबंधी लय। इस प्रकार पुष्प सज्जा में टहनियां एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाकर निकलती हैं। तीसरा आता है तिरछी लय। पुष्प विन्यास में प्रयोग की जाने वाली यह सर्वाधिक उपयोगी और लोकप्रिय लय होती है। इससे सज्जा में गतिशीलता का भाव उत्पन्न किया जाता है और पुष्प सज्जा में प्रमुख रेखा को तिरछा बनाकर गति उत्पन्न की जाती है। फोर्थ आता है अनुपात। पुष्प विन्यास करते समय अनुपात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अनुपात को संबंधों का नियम भी कहा जाता है और पुष्प व्यवस्था में फूलदान, फूलों का और फूलों के टहनियों का आपस में एक अनुपात होना चाहिए। पात्र की लंबाई और चौड़ाई, फूलों के प्रकार, फूलों की टहनियां इस बात पर जोर देती हैं कि वो सारे अनुपात में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है बल। बल यानी इसको इंग्लिश में एम्फेसिस कहा जाता है। पुष्प विन्यास में बल उत्पन्न करने के लिए एक आकर्षक बिंदु होता है, जिससे कि हम चटकीले रंग के फूल से वो आकर्षक बिंदु को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि आपने घर में भी देखा होगा, जब हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है जहां पर हमारी नजर सबसे पहले जाती है। केवल एक पुष्प की सहायता से भी हम बल को उत्पन्न कर सकते हैं या अन्य फूलों की सहायता से भी बल को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है संतुलन। पुष्प व्यवस्था को सम्मोहक, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी व्यवस्था पूरी तरीके से संतुलित हो। फूलदान, फूल जिस विन्यास जिस जगह पर किया जा रहा है वो जगह, हमारे कमरे का रंग, फूलों की टहनियों की लंबाई, पात्र का चयन, सभी कुछ संतुलित होना चाहिए। पुष्प सज्जा में ज्यादातर औपचारिक संतुलन लाने के लिए फूलदान के दोनों ओर एक रंग रूप, आकार एवं भार के फूल, पत्तियों एवं कलियों को सजाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम दूसरी वीडियो में पुष्प व्यवस्था से संबंधित और टॉपिक कवर करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।